वन वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे समाजशास्त्र में लुईस डूमा को पढ़ने जा रहे हैं। लुईस डूमा एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री और समाजशास्त्री थे, पर इनको भारतीय अध्ययन में भी पढ़ा जाता है क्योंकि समाजशास्त्र के विकास और भारत में इसके प्रसार में कहीं ना कहीं इनका भी योगदान भूतपूर्वीय रहा है। इस कारण हम लुईस डूमा को पढ़ते हैं। इनके जीवन काल के देखें तो इनका टाइमिंग 1911 से 1998 तक माना गया है, जिसमें हमने भारत की बात करें तो वहाँ पे ब्रिटिश शासन के साथ साथ वहाँ पे उनकी स्वयं की स्वराज्य और स्वतंत्रता प्राप्ति के काल में भी इनको कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। लेकिन इनका मौन पॉइंट ऑफ व्यू जाति पे ज़्यादा था। इन्होंने जाति के बारे में अपने विचार प्रकट किए। हर किसी की अपनी थ्योरी होती है, इन्होंने अपनी जाति के ऊपर थ्योरी दी, किस प्रकार वहाँ की जाति व्यवस्था है। इन्होंने अपने विचार न दे के वहाँ की व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार की प्राचीन थिंकरों ने किस प्रकार अपना विश्लेषण किया और आधुनिक अभी क्या व्यवस्था है जाति की, इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। फ्रांसीसी मानवशास्त्री और समाजशास्त्री इन्होंने भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थन किया। भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का इंडोलॉजी का तात्पर्य है कि भारत की संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन में केंद्रित करना, यानी इनकी जाति व्यवस्था एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू थी, इसलिए उन्होंने इंडोलॉजी का कई हद तक प्रयोग किया। इनको इंडोलॉजी माना जाता है, भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से माना जाता है। इनका जन्म 1911 में हुआ था। ड्यूमा ने कई वर्षों तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी की थी, किंतु बाद में 1955 में वे फ्रांस आ गए। यहाँ पर उन्होंने लेखन अध्यापन का कार्य किया। ड्यूमा का शैक्षणिक करियर का आरंभ पहले से ही था। 1930 से सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्शल मॉस, जो कि ना सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज़्यादा लिखते थे, वो उनके निर्देशक बने थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 39 से 45 तक, युद्धबंदी के कारण इनके ना अध्ययन में कई तरह की प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करने में इनको प्रॉब्लम आ रही थी, किंतु उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन जारी रखा। इनको देखें तो ये संस्कृत का अध्ययन करना आसान नहीं होता। किसी दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इंसान के लिए संस्कृत का अध्ययन आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ की लोकल लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। हालांकि इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया क्योंकि वहाँ की सभ्यता को पढ़ना था, वहाँ के कल्चर को देखना था। इसके बाद ड्यूमा को भारत के समाजशास्त्र में विशेष रुचि थी, क्योंकि भारत एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी होने के साथ साथ विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है, यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस प्रकार वहाँ की जो कल्चर है वो शायद किसी दूसरे देश में ना मिलता हो। इतने सारे कल्चर को फॉलो करते हैं सब लोग, इसलिए उन्होंने भारतीय परंपरा का अध्ययन पर बल देने वाले विद्वानों में से अग्रणी विद्वान माने जाते हैं। ड्यूमा ने जाति व्यवस्था और संस्तरण यानी हेरार्की, जाति व्यवस्था में जो पद सोपान मिले हुए हैं, कोई जाति उच्च है कोई नीची है, इस प्रकार के पद सोपान का अध्ययन करने के लिए ड्यूमा को अपनी रुचि को जाहिर कर वहाँ का अध्ययन को जारी रखा। इनका विश्लेषण था कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र में उनका योगदान नामक पत्रिका का संपादन में विशेष जाने जाते हैं। उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। भारतीय व्यवस्था के अतिरिक्त ड्यूमा भारतीय समाज व्यवस्था में भी रुचि रखते थे। उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था के बारे में भी लिखा, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे देखें तो पॉलिटिशियन हो या किसी इकोनॉमी हो, सब किसी न किसी रूप से जाति से ही बिलोंग करती हैं। वहाँ पे जाति एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है। इस प्रकार देखें तो आगे हम जाति को पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने जाति को अपना विश्लेषण दिया। फ्रांसीसी समाजशास्त्री मानवशास्त्री के साथ साथ जाति के संस्तरण में होमो हेरार्की, उन्होंने बुक लिखी थी होमो हेरार्की। अब हम होमो हेरार्की के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें होमो हेरार्की में किस प्रकार इनकी बहुत अच्छी फेमस बुक थी होमो हेरार्की। होमो हेरार्की के बारे में उन्होंने क्या ड्यूमा ने सर्वाधिक जो उनकी फेमस बुक थी होमो हेरार्की, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक समाजशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए।
इनकी बुक पुस्तकों को 11 अध्याय में बांटा गया है। 11 फेज थे इनके बुक के। पुस्तक का प्रारंभ परिचायक विवरण के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक मानव की समानता मूलक विचारधारा को श्रेणी क्रम की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्त किया है। इन्होंने होमो हायरार्की जो जाति के ऊपर लिखी गई थी, भारतीय व्यवस्था के ऊपर लिखी गई थी मेन तो भारतीय व्यवस्था को इन्होंने किस प्रकार देखा है। इन्होंने फर्स्ट ऑफ उनकी 11 अध्याय में बांटा है। फर्स्ट अध्याय में इन्होंने विचारों का इतिहास लिखा। जो पहले जिन्होंने जाति के ऊपर अपनी परिभाषाएं दी हैं, उन विचारकों को इन्होंने अपनी इस अध्याय में सम्मिलित किया था। जाति की परिभाषा, प्रवृत्ति और पूर्ववर्ती अध्ययनों की विवेचना की है। व्यवस्था की संरचना, व्यवस्था से संरचना की ओर देखें तो पवित्रता अपवित्रता, जिसमें उन्होंने पवित्र अपवित्र विचारधारा से जुड़े आधारभूत तत्वों की विचार की है कि व्यवस्था भारतीय जाति की किस प्रकार की व्यवस्था है। जाति में हम देखें तो 2 प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, एक पवित्रता, एक अपवित्रता। पवित्र जाति वो होती है जो समाज में अपने आप को ऊंचे दर्जे पर देखती है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय, और अपवित्र जाति जो वो पाई जाती है जो इनमें शूद्र जाति अपवित्र जाति मानी जाती है। पवित्र अपवित्र में भी इन्होंने ब्राह्मणों में भी 2 प्रकार की पवित्रता देखी, एक स्थायी पवित्रता, स्थायी अपवित्रता और अस्थायी अपवित्रता। स्थायी अपवित्रता का तात्पर्य कि स्थायी अपवित्रता में उन्होंने उन जातियों को देखा है जैसे शूद्र जो स्थायी होते हैं, भंगी जो है ना एक तरह से हरिजन जिनको बोल सकते हैं, उनको देखा है जो इस तरह काम करते हैं, वो स्थायी अपवित्रता में आते हैं। और अस्थायी पवित्रता में जिसमें एक ना महिला गर्भवती होती है तो अपने बच्चे को जन्म के समय वो अपवित्रता के रूप में गुजरती है, उस फेज को उन्होंने अपवित्रता के रूप में देखा। इस प्रकार अपवित्रता के इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक स्थायी और एक अस्थायी। संस्तरण, इन्होंने 30 अध्याय में संस्तरण हायरार्की की बात की है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत लिखे उसमें जिसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों की विवेचना की है जो क्षेत्रीय स्तर पर संस्तरण और परिस्थिति क्रम का निर्धारण करते हैं। शक्ति और श्रेणी क्रम का विवरण के आधार पर प्रकाश डाला है। 4th अध्याय में इन्होंने श्रम विभाजन को लिखा है कि जातियों में किस प्रकार का श्रम विभाजन बटा हुआ है, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन, जाति और व्यवसाय और जजमानी व्यवस्था की विवेचना की है। श्रम विभाजन देखें तो जजमानी व्यवस्था से श्रम विभाजन को देखने को मिलता है। आज तो फिर भी कम हो गया है, लेकिन प्रारंभ में देखें जब 90s की बात थी तो वहाँ पे जजमानी व्यवस्था बहुत मुख्य हद तक लोगों के श्रम विभाजन को बांटती थी। लोगों में अपने कार्य को बंटवारा उसी आधार पर होता था। 5 इन्होंने विवाह के नियमों को देखा है कि विवाह किस प्रकार होते थे। पृथक्करण, संस्तरण, जिसमें उन्होंने विवाह को नियंत्रित करने वाले आधारों, अंतर्विवाही बहिर्विवाही नियमों के परिप्रेक्ष्य में पृथकता संस्तरण की विवेचना की है। इन्होंने देखा कि किस प्रकार की व्यवस्था में किस प्रकार की विवाह के ऊपर इन्होंने विवाह के ऊपर नियंत्रण है, किस प्रकार की उनकी छूट है। सहवास और खान संबंधी नियम उन्होंने 6ठे अध्याय में लिखे हैं, जिनमें जाति के आधार पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार की अंतरजाति अपनी ही जाति में खानपान को उचित मानती है, अन्य जाति में खानपान उठना बैठना अच्छा नहीं मानती। शक्ति और क्षेत्र, जो 7वें अध्याय में उन्होंने शक्ति और क्षेत्र को देखा जिसमें उन्होंने संप्रभु जाति और जाति के आर्थिक व्यवहारों के आधार पर क्षेत्रीय शक्ति की संरचना की है कि व्यक्ति की आर्थिक आधार पर उसकी शक्ति कैसे डिवाइड की गई है। कई जगहों पर देखा कि जो अपवित्र जाति थी वो अपने आप को शक्तिशाली मानती थी, क्योंकि संख्या के आधार पर शक्ति बढ़ गई है ना, इस वजह से कहीं आर्थिक आधार पर शक्ति को देखे जा सकते हैं। वहीं जातीय सरकार न्याय और सत्ता, जिसमें उन्होंने जाति के आधार पर शक्ति और सत्ता और न्याय प्रणाली के अंतर संबंधों की विवेचना की और व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर की है। 9वें अध्याय में उन्होंने सहवर्ती और निहितार्थ, जिसमें उन्होंने परित्याग्य, स्थायित्व, परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता के व्यवहारिक पक्षों की विवेचना की है कि किस प्रकार एक जाति दूसरी जाति में जाती है तो उस व्यक्ति को परित्यागी किया जाता है, किस प्रकार सामाजिक गतिशीलता लोगों में देखने को मिलती है, किस प्रकार व्यक्ति अपनी जाति को ऊंचा उठाने के प्रयास करता है। और तुलना, इन्होंने 11वें अध्याय में तुलना की है। क्या गैर हिंदुओं और भारत की बाहरी जाति, जिसमें उन्होंने गैर हिंदू, ईसाई, मुसलमानों, भारत में और भारत के बाहर में जाति की विद्यमान
से जुड़े प्रश्नों के आधार पर हिंदू और गैर हिंदू समुदाय के बीच में तुलना की है इन्होंने, और तुलना आधारित निष्कर्ष पर देखे समकालीन प्रवृत्ति, और जिसमें उन्होंने जाति में होने वाले अभिनव परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में सशस्त्रण पर आधारित समाज और समानता मूलक समाजों में समकालीन प्रवृत्ति की तुलना व्याख्या की है कि समकालीन प्रवृत्ति में किस प्रकार की तुलना के आधार पर परिवर्तन हुए हैं। इस आधार पर उन्होंने अपने विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जाति समुदाय की व्यवस्था पर अपने लेख लिखे हैं। आगे देखें तो उन्होंने भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में लेख लिखे एसेज और इंडिविजुअलिज्म जो 1986 में लिखा, और भारत और हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया किंगशिप जो 1954, रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1917, और लॉ आइडियोलॉजी अडम्स जो 1994 में लिखा। ये व्यक्तिवादी विरोधी थे। इन्होंने विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया और संरचनात्मक उपागम और आनुभाविकता की तुलना की है। इन्होंने जाति सशस्त्रण पर अपने विचार इस प्रकार दिए कि पवित्र और अपवित्र के आधार पर। पवित्र को इन्होंने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि व्यक्ति अपने आप को पवित्र मानते हैं, और अपवित्रता को इन्होंने दो प्रकार से देखा, एक स्थायी पवित्रता और एक अस्थायी पवित्रता। स्थायी पवित्रता में डोम, हरिजन ऐसी जनजाति आ जाती जो परमानेंटली स्थायी है, और अस्थायी में इन्होंने देखा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में भी कभी कभी अस्थायी पवित्रता देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने मृत्यु के समय जब व्यक्ति एक दूसरे को छूते नहीं हैं, बाहर की जातियाँ उन जिस घर में व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनको छूने से मना करती हैं, और संस्कार, मृत्यु संस्कार और मासिक धर्म आदि के आधार पर अपवित्रता देखने को मिलती है। हिंदू और गैर हिंदुओं में जाति के आधार पर तुलना की है, जो जाति व्यवस्था के तुलना 10वें और 11वें अध्याय में इन्होंने बताया था। दृष्टिकोण, जाति की दृष्टि से गांव और सभ्यता की दृष्टि से जाति, जाति की दृष्टि से गांव क्या है और सभ्यता की दृष्टि से जाति, इनके बारे में अपने दृष्टिकोण दिए हैं। ड्यूमा ने जाति और वर्ण को पृथक करते हैं, और संस्तरण और पृथकता, अंतर्निर्भरता ये तीनों लक्षण जाति में है। संस्तरण, पृथकता और अंतर्निर्भरता, यानी अपने आप में ही अंतर्निर्भर है, वो अपने कास्ट में विवाह करते हैं, अपने धर्म को ही परिपालन करते हैं, और उनमें संस्तरण पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है, और अन्य जातियों से पृथक है। ये तीनों बातें उन्होंने जाति व्यवस्था में कहीं ना कहीं देखी, और जो वर्ण में नहीं थी। शुरू में लक्षण भौगोलिक से लिए गए थे। भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्तरण व्यवस्था में से परिचालक है। इन्होंने यूपी और तमिलनाडु के परमली कलार उपजाति की तुलना, इन्होंने यूपी और तमिलनाडु की तुलनात्मक अध्ययन किया था। इन्होंने तमिलनाडु का परमली कलार उपजाति समुदाय लिया, और यूपी के गोरखपुर समुदाय के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। डेविड पिकॉक के साथ न तुलनात्मक अध्ययन किया। 1948 और 1970 में भारत के अध्ययन, और 1960 से 1965 में आनुभाविक अध्ययन किया। इस जजमानी व्यवस्था को परंपरागत श्रम विभाजन कहा। जजमानी व्यवस्था पर इन्होंने अपने पॉइंट दिए कि परंपरागत श्रम विभाजन की व्यवस्था है। सामाजिक स्त्रीकरण में जाति के व्यवसाय को प्रमुखता दी जाती है, कि जब सामाजिक स्त्रीकरण होता है, सामाजिक हायरार्की पाई जाती है, तो उन्होंने देखा कि जो व्यवसाय करते हैं उसको प्रमुखता दी जाती है। व्यवसाय के आधार पर स्त्रीकरण देखा इन्होंने, और इन्होंने 1955 में हैंग विश्वविद्यालय में भारत के समाजशास्त्र की पीठ की स्थापना की, और वर्णात्मक समाजशास्त्र के बारे में लिखा। वर्णात्मक समाजशास्त्र में ड्यूमा ने वर्णात्मक समाजशास्त्र का भी विचार दिया, जिसे अनेक समाजशास्त्रियों ने अस्वीकार किया। ड्यूमा के विचारों की अनेक आलोचनाएं हुई हैं। उनके इस विचारों की जाति व्यवस्था की जड़ें ब्राह्मणवादी, रूढ़िवादी में गड़ी हुई है। उनमें विभिन्नता में एकता, सामाजिक संगठन, संस्तरण, पवित्रता, अपवित्रता संबंधी विचारों की भी भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन के संबंध में काफ़ी आलोचना हुई। इन्होंने देखा कि भारत में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भारत समाज परिवर्तन नहीं हो रहा। उन्होंने सिर्फ भारतीय समाज में संस्तरण को देखा। उन्होंने भारतीय समाज में एकता की ओर ध्यान नहीं दिया कि विभिन्नता में एकता भी पाई जाती है, भारतीय समाज संगठन है। आलोचकों का कहना है कि ड्यूमा की असमानता पर आधारित समाज को आदर्श समाज मानने की भूल की है। ऐसा लगता है कि ड्यूमा के सिद्धांत राजनीतिक से प्रेरित हो रहा है, जिसके द्वारा वह प्रमाणित करना चाहता है कि संस्तरण पर आधारित भारतीय समाज
में समानता और असमाजवाद संभव नहीं है। साथ ही ड्यूमा ने पूर्व और पश्चिम के चले आ रहे विवाद को पुनर्जीवित कर दिया। पश्चिम समाजों में वर्ग और एवं सजातीय पर आधारित असमानता को अनदेखा कर दिया है। पश्चिम समाज में वर्ग और सजातीयता पर आधारित असमानता को अनदेखा कर दिया है।